हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो देखिए जो है आपका रसायन विज्ञान का है और अनसॉल्व सेट ये कौन सा है 5 है, ठीक ना, 2024 का, जिसका कोड नंबर है 347 GD, ठीक है। अगर आप लोग 4 सेट नहीं देखे हैं तो 4 सेट हल हो चुका है और चारों सेट का वन शॉट वीडियो बन चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सभी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। 746 देखिए यहाँ पर मैं आपको नंबर दिखा दे रहा हूँ अपना, ठीक है। 7 देखिए यहाँ पर 7460012763 ये मेरा मोबाइल नंबर है और इस पर आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग इसको खरीद सकते हैं, जो 100 रुपये में आपको 4 साल का केमिस्ट्री का, 3 साल का फिजिक्स का और 1 या 2 साल का बायोलॉजी का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देर न करते हुए सेट नंबर 5 को हल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 5 का आपका एक प्रश्न नंबर पहला है, बहुविकल्पी प्रश्न है। और ये देखिए क है, निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे पराशर दाब जो सबसे कम होता है स्वर्ण विलियन का होता है। किसका? स्वर्ण विलियन का होता है, ठीक ना। किसका होता है? स्वर्ण विलियन, गोल्डन सॉल्यूशन इसको बोलते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है। अब आप लोग कहेंगे पहले से टिक मार लिए। पहले से टिक मारने का मतलब ये है कि पहले हम PDF बना लेते हैं, ठीक ना। जितने लोग पेड पैसे दिए रहते हैं उनके यहाँ PDF भेज लिया जाता है, ठीक है। पहले ही भेज दिया जाता है और ये वीडियो बाद में बनाई जाती है, ठीक है। 16 बिलियन हो गया इसमें। और निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, C2H5OH। कौन सा? एथिल एल्कोहल। इनमें से, इन तीनों में से ज्यादा अम्लीय कौन है? एथिल एल्कोहल है आपका, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर ग है, कह रहा है ल्यूकास अभिकर्मक है। इसमें से ल्यूकास अभिकर्मक देखिए सांद्र HCl प्लस निर्जल निर्जल ZnCl2 ये क्या होता है, उसमें उपयोग किया जाता है। किसमें? ल्यूकास अभिकर्मक, या कह सकते हैं ल्यूकास अभिकर्मक यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर घ है। प्रश्न नंबर घ कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन है। तो ये आपका कौन सा है? ये देखिए सिर्फ अभिकर्मक है। सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा है? सिर्फ अभिकर्मक। किसका? एसिटल्डिहाइड और इस एसीटोन में विभेद के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद देखिए आपका बहुविकल्पी में प्रश्न नंबर अंगा वाला है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। कौन सी एमीन है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो ये आपका CH3NH CH3, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक एमीन बोलते हैं। तो ये जो आपकी सेकेंडरी एमीन होती है, ये एमीन आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर च है। च क्या कर रहा है? विटामिन ए की कमी से होता है क्या होते, कौन सा रोग होता है। तो आप लोग को पता ही होगा, रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन देखिए कैसा है। देखिए प्रश्न नंबर 2 का क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का पराशर दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 है, ठीक है। यहाँ पर दिया, आप देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन को हल कर लिया। अब क्वेश्चन को हम दिखाएंगे पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है? टी बराबर आपका कितना दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। टी बराबर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको हम लोग जब केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 इसमें जोड़ देते हैं। तो 20 प्लस 273 केल्विन में चेंज करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 293 केल्विन। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू का मान आपका दिया है कितना? 45 ग्राम, ये स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है। जो भी आयतन है तो ये देखिए प्रति लीटर का है। तो प्रति मतलब एक, हर लीटर के मतलब 45 ग्राम, हर लीटर में 45 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए प्रति मतलब 1 लीटर, ठीक ना। प्रति लीटर या आयतन कितना दे दिया? 1 लीटर दे दिया। पी बराबर देखिए यहाँ पर आपका दिया है वायुमंडल दाब जो दिया है, पराशर दाब कितना है? 3.2। पी बराबर दिया है 3.2 ATM। उसके बाद देखिए विलियन स्थिरांक मान की गणना करना, यानी कि आर स्थिरांक, यानी कि आर निकालना है। आपको पता ही होगा आर स्थिरांक होता है। और एम का जो देखिए पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर 342 दिया है। कितना दिया है? 342 दिया है यहाँ पर। अब हम लोग फार्मूला देखिए लगाएंगे। फार्मूला है PV = nRT, ये फार्मूला होता है। और जब हम n के जगह पर W/m रखते तो ये फार्मूला चेंज हो जाता है। PV =
W, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं n क्या होता है, मोल की संख्या होती है, मोल की संख्या है n की, W भार बटे अणु भार होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा PVM, और इसको हम लोग इधर कर देंगे तो WRT हो जाएगा, ठीक है। WRT इक्वल टू PVM, और R का मान निकालना है तो R बराबर निकाल लेंगे, तो R बराबर क्या आएगा फार्मूला, P इंटू V इंटू एम अपान में ये स्मॉल w इंटू T आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मान रखेंगे, तो R बराबर मान रखेंगे, देखिए P का मान 3.2 है, गुणे और V का आयतन का मान कितना 1 है, और स्मॉल m का मान 342 है, और ये स्मॉल w का मान 45 है, और ये जो T का मान है 293 आया, कितना आया 293। तो यहाँ पर जीरो हम बढ़ाए हैं क्योंकि यहाँ से दशमलव को हटाए हैं, ठीक है, दशमलव को हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे। उसके बाद इसको देखिए 45 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 5 45 होगा, और 9 तिहाई 9 3 27, और 9 8 72 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से काट दिए इसको। उसके बाद देखिए कुछ नहीं करेंगे, नीचे यहाँ पर देखिए R बराबर हो जाएगा 1216, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 1216 बटे में आपका आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 14,650। अब इसमें भाग दिया जाएगा तो R बराबर आपको प्राप्त होगा 0.083 LATM केल्विन इनवर्स, यानी कि केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक ना, ये इसका मात्रक है, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का ख देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ख क्या है, कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 एम के सीएल मोलर केसीएल विलियन की चालकता 0.028 एस, यानी कि एस सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक ना। इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। इसकी मोलर चालकता क्या करना है, गणना करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है m बराबर क्या दिया है 0.20 मोलर दिया है, ठीक है। उसके बाद k बराबर आपका 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। लैम्डा m का मान आपको देखिए मोलर चालकता निकालना है, लैम्डा m का मान निकालना है। और ये लैम्डा m बराबर फार्मूला देखिए यही होता है k इंटू 1000 बटे में m, तो k इंटू 1000 बटे में m, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मोलर चालकता का फार्मूला, विशिष्ट चालकता का फार्मूला, ये सब आपको याद होना चाहिए। पारस्पर दाब का फार्मूला, सब फार्मूले याद रहेंगे तभी आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव मान के का मान देखिए, के का मान रखेंगे ये वाला 0.0248 और 1000 है ही। उसके बाद यम का मान हम लोग रखेंगे 0.20। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करेंगे, हम लोग दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव देखिए यहाँ पर हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जब दशमलव को हटाए हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 अंक पर है, तो 4 अंक से हम लोग क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे। तो गुणा किए और 4 अंक से गुणा किए, तो 4 अंक से नीचे भी गुणा करेंगे, ठीक है। 4 अंक से नीचे भी गुणा किए, फिर 2 अंक से गुणा करेंगे, तो 2 अंक से गुणा करेंगे तो ये आएगा 100 ऊपर, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 काटेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर 1 0 ये, तो 1 0 ये कट गया, ठीक है। बचा क्या, 248 बटे में 2 बचा है, ठीक है। 248 बटे में 2 बचा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर मिला लीजिएगा, यही आंसर आया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। और जो ये वाला सेट है आपका, सेट नंबर 5 जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा एकदम मतलब न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं पूछा है, ज्यादातर इसी प्रकार से पूछा है, अभिक्रिया पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का ग है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक लिखिए। वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग जो होता है देखिए dx/dt इक्वल टू k, और ये कोष्टक में a, और इस शून्य कोटि की अभिक्रिया में यहाँ पर क्या आता है, शून्य आता है। तो ये आपको स्कूल में आपके कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो के ये कोष्टक में a और पावर में 0 होता है जब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया मतलब जिसकी पावर शून्य होता है उसका मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिए मात्रक हम लोग लिखेंगे, मात्रक यहाँ पर देखिए मोल इनवर्स, यहाँ पर ये देखिए मात्रक निकालने का एक तरीका है। देखिए मोल है 1 - n है, और यल n - 1 है, सेकेंड पर -1 है।
जैसे अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो n का मान 0 रखेंगे, अगर प्रथम कोटि का अभिक्रिया का मात्रक निकालना है तो n का मान 1 रखेंगे, अगर द्वितीय कोटि का निकालना है तो उसका n का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं n बराबर 0 शून्य कोटि के लिए, n बराबर 1 प्रथम कोटि के लिए, n बराबर 2 लिखेंगे द्वितीय कोटि के लिए, अगर कोई भी कह दिया निकालने के लिए तब। तो यहाँ पर देखिए यही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूले पर n का मान बस रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए n बराबर जब 0 रखेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का मान ये 0 हो जाएगा, तो 1 में से 0 तो घटता नहीं, तो 1 ही बचेगा। उसके बाद देखिए और यहाँ पर n बराबर 0 रखेंगे तो 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा, और सेकेंड -1 है तो -1 रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद देखिए और मोल के पावर 1 है तो मोल लिख लिए उसी प्रकार से, और इसके पास -1 लिखा है तो L इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, तो मोल इंटू L इनवर्स, लिटिल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये इसका मात्रक होगा, ठीक है। तो मात्रक निकालने का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, तो IUPAC नाम भी पूछता है, तो IUPAC नाम देख लेते हैं हम लोग। देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO, इसका अगर हम लोग इसको देखिए संक्षेप में, मतलब इसको अगर हम लोग बड़े करके लिखें तो यहाँ पर जो ये कोष्टक में CH3 है, ये CH3 इसी पर लटका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं CH3 CH और इसी पर लटका है CH3, और ये आपका CH2 है, CH2 है, CHO है। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से ये ग्रुप आता है, ठीक है। तो ग्रुप किधर से आया, देखिए CHO ग्रुप आया है, CHO ग्रुप के लिए हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, जो बड़ी श्रृंखला होगी वहीं पर हम लोग लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये 4 कार्बन इधर भी आ सकते हैं। देखिए 1 कार्बन 2 3 4 5, तो ये साइड चेन हो जाएगा, और जब हम लोग सामने जाएंगे सीधे जाएंगे तो ये साइड चेन हो जाएगा, तो सीधे वाला आसान पड़ता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये साइड वाला, ये साइड चेन हो गया। अगर इधर एक और रहता है यहाँ पर ना, तब इधर आते हैं, क्योंकि ये वाली बड़ी चेन हो जाती है, 6 चेन हो जाती है, 6 कार्बन की चेन। तो 6 कार्बन की चेन नहीं है, इसलिए हम लोग ये इधर चले गए, 5 इधर भी आएगा, 5 इधर भी आएगा, तो सीधे वाले ले लिए। अब देखिए ये साइड चेन कितने पर आया, पहले इसका नाम लिखते हैं। तो ये साइड चेन देखिए कितने पर आया, 4 पर आया, तो 4 देखिए लिखेंगे 4 मेथाइल, मेथाइल पर ये चाहे मेथिल पढ़िए, ठीक है, 4 मेथिल। अब ये कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पेंटेन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पेंटेन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन हो गया, यहाँ तक पेंटेन हो गया, और ये अल लगा है, अल किसके लिए लगता है, CHO के लिए, CHO और CHO जो जब एल्डिहाइड ग्रुप का आ जाता है तो उसके लिए अल लगाते हैं अंत में, तो यहाँ पर पेंटेन नल हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 मेथिल पेंटेनल हो जाएगा, पेंटेनल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है CH3 CO CH2 CO CH3, तो यहाँ पर 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, यानी कि CO दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए CH3, इसको हम संक्षेप में लिखे CH3 C डबल बॉन्ड O C CH2 CO और CH3 है। अब इसको हम लोग देखिए नॉर्मली एकदम, जब इसमें 2 बार दे दिया है CO तो हम लोग नॉर्मली इसको क्या कर देंगे, देखिए नाम लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग करनी है, 5 कार्बन है इसमें, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। तो 5 कार्बन को हम देखिए पेंटेन लिख लिए, क्या लिखिए, पेंटेन लिखे। अब देखिए जो आपका कीटोन ग्रुप आया, ये कीटोन ग्रुप CO क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो 2 बार कीटोन ग्रुप आया है, तो एक बार आया है 2 पर, एक बार आया है 4 पर, तो लिखेंगे 2, 4, और 2 बार आया तो 2 के लिए डाई लगाते हैं, और कौन है, ओन है। कीटोन का अंतिम में जो सफिक्स होता है क्या लगाते हैं हम लोग, ओन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओन। तो पेंटेन 2 4 डाई ओन हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 पढ़िएगा, ओन पढ़िएगा, ओन हो जाएगा। ये आपका IPAC नाम हो गया। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है आपका क है, प्रश्न नंबर 3 का क, एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की क्या करना है, कोटि निकालना है, ठीक है, कोटि ज्ञात करना है जो पावर में होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक मान लीजिए पात्र ले लिए हैं, पात्र वेग ये R1 है, ये देखिए एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, तो जब इसका 2 बार हम लोग निकालेंगे, यानी कि R1 और R2 करके निकालेंगे। तो R1 जब लेंगे तो यहाँ पर K हो जाएगा, और A1 लेंगे, यहाँ पर A1, जब R1 होगा तो A1 होगा, जब R2 होगा तो A2 होगा। तो यहाँ पर K A1 और इसकी पावर जो होता है ये N होगा, ठीक ना, क्या होगा, N होगा। तो ये पावर
समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, फिर R2 निकालेंगे तो R2 बराबर K और A2 पावर में n, और ये समीकरण नंबर 2। प्रश्न से हम चलेंगे, देखिए वेग आधा किया गया, जब वेग आधा किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए R2 बराबर क्या आएगा, R2 बराबर R1 बटे में 2, यानी कि जब उसका जो R2 है उसका आधा, R1 का आधा किया गया तो R1 बराबर R1 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, R1 बटे में 2, ठीक ना, तो इसका आधा हो गया। उसके बाद पात्र का आयतन 2 गुना किया गया, 2 गुना अगर हम लोग करेंगे पात्र का आयतन, जो आपका क्षेत्रफल है ये, इसका आयतन जब हम लोग 2 गुना करेंगे तो A1 इक्वल टू 2A2 क्या हो जाएगा, जो A2 होगा आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका पात्र है और ये आपका अभिक्रिया का वेग है, ठीक ना, तो ये वेग है, ये पात्र है, ठीक है। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 2A2 हो जाएगा, तो 2 गुना किया गया। अब देखिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 अपान समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 आपका देखिए क्या है, समीकरण 1 है आपका ये R1 और ये इक्वल टू ये वाला, और R2 ये जो है आपका समीकरण 2 है। तो यहाँ पर देखिए R1 बटे में R2 इक्वल टू K और A1 अपान में n और K A2 अपान में बटे में नहीं, अपान में नहीं, ये पावर में n है, ठीक है, पावर में n, तो ये हो जाएगा। अब देखिए R2 बराबर हम क्या निकालते हैं, R2 बराबर निकालते हैं R1 बटे में 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 बटे में ये R1 अपन R2, यहाँ पर R1 अपन में 2 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका A1 का मान था, A1 का मान कितना निकालते हैं, 2A2, तो यहाँ पर A1 की जगह पर 2A2 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पर जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो 2R1 अपान में R1, तो R1 से R1 कट गया, 2 बचा है। अब यहाँ पर K से K कट गया, K से K कट गया, तो यहाँ पर 2A2 और ये पावर में n और A2 पावर में n बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, A2 से A2 भी कट जाएगा, A2 से A2 भी कट जाएगा, तो A2 से A2 कट गया, 2 इक्वल टू 2n बचा, पावर में n बचा, ठीक ना, तो पावर में n। अब देखिए क्या होगा, देखिए 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो 2 के पावर 1 हो गया, और यहाँ पर 2 के पावर n बचा है, तो 2 के पावर n हो गया। अब देखिए आधार समान है, घातों की तुलना करने पर, जब हम लोग घातों की तुलना करेंगे, जब ये आधार समान रहता है तो इसके बराबर ये हो जाता है, ठीक है, इसके बराबर ये हो जाता है, n बराबर 1 हो जाएगा। अतः n बराबर 1 यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जब यह n बराबर 1 आ जाएगा तो कौन कोटि की अभिक्रिया रहेगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया रहेगी। अन्यथा अगर यहाँ पर n बराबर 2 आता तो यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती, अगर 0 आता तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा दिया और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है, संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं लिखी। देखिए बहुत आसान पूछा है, बस दो विशेषता लिख देना, तो हम लिख दिए यहाँ पर, संक्रमण धातुएं परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो क्या अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, दिखाती हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड है, सेकेंड पॉइंट, संक्रमण धातुएं रंगीन आयनों का निर्माण करती है। जो संक्रमण धातुएं होती क्या होती हैं, और रंगीन आयनों का क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ लिख करके, और अगर आप लोग थोड़ा से भी मेरी वीडियो से प्रसन्न है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो नहीं जाएंगे आप। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का, गैर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए व बी को पहचानिए, ए व बी को पहचाना है। तो यहाँ पर देखिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से CH3CONH2 है, और ये उपस्थिति है P2O5 पेंटा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, इसको हम इसकी उपस्थिति में गर्म किए। ए आपको बताना है क्या बनेगा, फिर उसका अपचयन होगा तब बी क्या बनेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब भी क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है इसका मतलब, अपचयन। अब देखिए यहाँ पर देखिए CH3CONH2 वही चीज लिए हैं, P2O5 को हम लोग गर्म करेंगे। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं इसकी उपस्थिति में, तो यहाँ से वाटर निकलता है। क्या निकलता है, यहाँ पर देखिए ये H2 है, ये O है, तो H2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, बाकी सब उसी प्रकार से देखिए CH3Cl लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बात। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करना है, अपचयन कराना है। किसकी उपस्थिति में, SN और HCl की उपस्थिति में क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। जब अपचयन कराएंगे तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, CH3 और ये
दो हाइड्रोजन सी के साथ, दो हाइड्रोजन एन के साथ जुड़ेगा तो CH3 CH2 NH2 हो जाएगा, तो एथिल एमीन बन जाता है। आपका क्या बन जाता है? एथिल एमीन बन जाता है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 का घ है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 3 में 347 GB में प्रश्न 7 का ख देखिए। तो ये बहुत ही विधिवत से हम लिख देते हैं, जो क्वेश्चन पूछा रहता है ना उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख देते हैं कि आप लोग को मिल जाए। सेट नंबर 3 में 347 कोड नंबर भी आपको दिया है, 347 GB में प्रश्न नंबर 7 का ख देख लीजिएगा। अभी हम लोग आपको दिखा दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और उनके जैविक कार्य की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल अति उच्च अणु भार वाले बृहत अणु हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो आपको यही लिखना है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल की संरचना मतलब कुछ अलग नहीं है, बस वही चीज लिखना है, जो हम लिखे हैं ना वही चीज है। न्यूक्लिक अम्ल अति उच्च अणु भार वाले क्या होते हैं? बृहत अणु हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक ना। दो आपका डीऑक्सी राइबोज होता है, वो भी क्या होता है? एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। जो आपका राइबोज RNA होता है वो भी क्या होता है? एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब इसको हम इसके हम लोग कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या। अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य, न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य में देखिए प्रथम है आपका, पहला है न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में आनुवंशिक जानकारी को भंडारित और हस्तांतरित करता है। जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है कोशिका में क्या करता है? आनुवंशिक जानकारी को भंडारित और हस्तांतरित करता है। उसके बाद देखिए सेकेंड है न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है वो आनुवंशिक, यानी कि जो आपके पिता में गुण होगा उसी गुण को अगली पीढ़ी, यानी कि आपका गुण को आपकी बेटे में पहुंचाएगा, ठीक है। तीसरा है कि न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण में ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद चौथा है न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक कोड को एनकोडिंग डिकोडिंग और स्थानांतरित करता है। एनकोडिंग डिकोडिंग करता है ये जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक ना। उसके बाद अगर और आप जानकारी इसके लिए न्यूक्लिक अम्ल की जानना चाहते हैं तो और ये जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो आप लोग के आज के लिए इतनी ही बड़ी वीडियो रहेगी। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। बाय बाय।